नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे सीजी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 14 तारीख को, अगले महीने। आज से करेक्ट एक महीना आपके पास समय है। अगले माह सितंबर में 14 तारीख को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन भारत के सामान्य ज्ञान, 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, उसके बाद मैथ्स और उसके बाद रीजनिंग। ये 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पूरे 100 नंबर के पेपर होंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, माइनस मार्किंग नहीं किया जाएगा। आपने सिलेबस देख लिया होगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है हमारी। ठीक है, हमने 3 सीरीज कर ली है, एक मॉडल पेपर भी कर लिया है, योगेंद्र सर और मैंने पढ़ाया था। ठीक दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि आपने जब फॉर्म भरा तो पुलिस की वेबसाइट में भरा और आपका फिजिकल हो गया, आप फिजिकल क्वालिफाई भी हो गए। अगर आपको अब रिटर्न दिलाना है, अगर मतलब नहीं, रिटर्न दिलाना ही है, अगर आपको रिटर्न दिलाना है तो आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? व्यापम की साइट में जाके रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना पड़ेगा। जिनका व्यापम की साइट में पहले से आईडी बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो केवल जाकर वहां पर पुलिस विभाग के रिटर्न का फॉर्म भर दें। ठीक है, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत बिगिनर होंगे, पहली बार तैयारी चालू की होंगे, उनका फिजिकल निकल भी गया होगा और उन्होंने अभी तक व्यापम की साइट पे आईडी नहीं बनाया होगा। तो आप व्यापम की साइट पे बिना देर किए सबसे पहले अपना आईडी बनाइए, उसके बाद वहां पर पुलिस विभाग के रिटर्न एग्जाम दिलाने के लिए अपना फॉर्म भरिए। क्यों? क्योंकि 25 तारीख ही लास्ट डेट है, 25 या 27 लास्ट डेट है। आप देख लीजिए। मैं बता दूं, जो स्टूडेंट फिजिकल क्वालिफाई हो चुके हैं, अगर वो व्यापम की साइट पर फॉर्म नहीं भरते हैं तो वो रिटर्न नहीं दिला पाएंगे। हुआ क्या, प्रयोगशाला परिचारक में पहले उच्च शिक्षा विभाग में फॉर्म भराया, उसके बाद रिटर्न के लिए बोले कि व्यापम की साइट में फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट, जो अभी प्रयोगशाला परिचारक हुआ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे, पहले तो फॉर्म भरे उच्च शिक्षा विभाग की साइट पर, लेकिन व्यापम की साइट पर फॉर्म नहीं भर पाए और वो एग्जाम दिलाने से वंचित रह गए। ठीक है, तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करिए। आप लोग बहुत मेहनत किए हो, फिजिकल निकालना कोई मामूली बात नहीं होता। तो फिजिकल पास हो गए हो, बहुत बहुत बधाइयां। रिटर्न की बहुत अच्छी तैयारी करिए। रिटर्न में भी आपके पास 100 नंबर है, अगर बहुत अच्छा नंबर आएगा तो आपका पहले काउंसलिंग में बहुत अच्छे से नौकरी लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बिना समय गवाए व्यापम की साइट पर जाकर फॉर्म भरना है, तब आप रिटर्न दिला पाओगे। ठीक है दोस्तों, लेवल हम एकदम बिल्कुल मेंटेन करके चल रहे हैं। कई लोगों का मैं कमेंट पढ़ता हूं, कई लोग बोलते हैं कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। मेरे ख्याल से मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए कि आपको क्या पढ़ना है, हम वो भी पढ़ाएंगे। बाकी अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर बहुत कठिन पेपर आएगा। बहुत कठिन नहीं आएगा, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वही आएगा। अभी के ट्रेंड में अगर आप 100 क्वेश्चन देखोगे, जो आदमी ईमानदारी से तैयार किया है, अगर तैयारी किया, अगर आप 100 क्वेश्चन में से 65 टू 70 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल से भी नीचे के आते हैं, जो सबसे बन रहे हैं। बचे हुए 30 क्वेश्चन ये थोड़े से मॉडरेट और हाई लेवल के आ रहे हैं, और यही 30 क्वेश्चन को जो सही करेगा उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये 65 टू 70 क्वेश्चन तो सभी के बन रहे हैं। आप एडीआई देख लो, और अभी भी व्यापम के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे प्रयोगशाला परिचारक, उसके बाद एडीओ, उसके बाद आपका आबकारी आरक्षक, कोई भी एग्जाम देखो यही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, पेपर सरल नहीं आएगा, लेकिन पेपर किसी हाल में कठिन भी नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल को टच करेगा। मॉडरेट लेवल को टच भी ये 30 क्वेश्चन के कारण ही करेगा। ठीक है, ये हो गई। दूसरी बात, अगर लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो अच्छे से पहले रिवीजन करिए। ठीक है, एमसीक्यू के पहले अच्छे से रिवीजन करिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से और गलत होने से कॉन्फिडेंस लो होता है, तो रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, हम जितना हो सके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक को रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। अगर हम टॉपिक रिवाइज करना है तो एक क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करना पड़ेगा जिससे पूरा टॉपिक रिवाइज हो, और वो हम कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर कथन और कारण वाला क्वेश्चन लाओ, कूट वाला क्वेश्चन लाओ। तो देखो, मैं ये स्टैटिक क्वेश्चन जो वन लाइनर है इस पे अपन बोल सकते कि ये आएगा, लेकिन कथन और कारण और कूट वाले में वो कौन से क्वेश्चन को
कथन और कारण बनाएगा, व्यापम कौन से क्वेश्चन को कूट बनाएगा, ये कोई नहीं जज कर सकता। तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन हो या कूट वाला क्वेश्चन हो, वो आपसे तभी बनेगा जब आपका क्या हो, रिवीजन बहुत तगड़ा हो, आपको टॉपिक रिवाइज बहुत अच्छे से हुआ हो। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है मनियारी। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इसी को कथन कारण या कूट कैसे बनाएगा? ठीक है, क्या बोलेगा? शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पहला कथन। कारण क्या दे देगा? शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मनियारी नदी है। ठीक है, अब इसमें आपको कथन और कारण जोड़ना है। पहला कथन तो सही है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। दूसरा कारण भी सही है कि शिवनाथ नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मनियारी नदी है, पर उसी के कारण तो शिवनाथ नदी सबसे लंबी नहीं हुई है। तो दोनों कथन सत्य तो है, लेकिन कारण नहीं बता रहा है। तो भैया अगर ये टॉपिक रिवाइज होगा तो आप कथन और कारण कुछ भी दे आप बना लोगे। मेरे बताने का मतलब ये था। चलिए दोस्तों, फॉर्म भर लीजिएगा। आज की इस कार्रवाई को, आज की इस ड्रिल को, आज की इस कवायद को चालू करते हैं। ठीक है, बने रहिए मेरे वीडियो पर, योगेंद्र साहू ऑनलाइन चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज के युद्ध का आगाज करते हैं मेरे युद्ध वीरों, रणबांकुरों, सिपल सहारों, इक्तेदारों। ठीक है, चलो, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है मनियारी। शिवनाथ नदी और मनियारी नदी मिलती कहां है? शिवनाथ नदी और मनियारी नदी कहां मिलती है? मदकू द्वीप के पास। कहां? मदकू द्वीप के पास। मदकू द्वीप कहां है? अमेरिका तालागांव के पास। ठीक है, वही तालागांव जहां देवरानी जेठानी मंदिर है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये मनियारी नदी की लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर। और यही मनियारी नदी बिलासपुर, कहां? बिलासपुर और मुंगेली, बिलासपुर और मुंगेली के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, यह भी पूछा जाता है, कौन सी नदी मुंगेली और बिलासपुर के बीच सीमा रेखा बनाती है? मनियारी नदी बनाती है। ठीक है, ये हो गया, मनियारी नदी के संबंध में बात हो गई। चलो, और मनियारी नदी के किनारे ही क्या स्थित है? अमेरिकापा तालागांव, अमेरिकापा और तालागांव। और यही तालागांव में क्या है? देवरानी जेठानी मंदिर और रुद्र शिव की वो है, मूर्ति है, जो अलग अलग जानवरों के अंग से बनी हुई है। ठीक है, इतना डिटेल हो गया, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद शिवनाथ नदी का प्राचीन नदी क्या है? प्राचीन नाम क्या है? शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम है सूनी नदी। क्या? सूनी नदी। ठीक है, और यही शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में, है ना, बहने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी 290 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी कितनी? 858 किलोमीटर। लेकिन शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर बहती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ही बहती है, छत्तीसगढ़ में ही खत्म हो जाती। कौन? शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ के अंदर कितना बहती है? महानदी 286 किलोमीटर। और महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। इसी महानदी पर कहां? हीराकुंड बांध बना है उड़ीसा में, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। तो आप कहानी को समझिए, छत्तीसगढ़ के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली सबसे लंबी नदी महानदी। ठीक है, चलिए, यही शिवनाथ नदी है जो छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांटती है ना, एक तरफ अठरागढ़ और एक तरफ अठरागढ़, बिलासपुर के अठरागढ़, रायपुर के अठरागढ़। तो छत्तीसगढ़ को दो भागों में बांटने वाली नदी शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहां है जी? शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल आप पहले पढ़ते थे क्या? अंबागढ़ चौकी, पाना बरस की पहाड़ी, है ना, अंबागढ़ चौकी। लेकिन भूकंप के कारण इसका जो स्रोत है वो खिसक के कहां चले गया? जस्ट सीमा के उस पार चले गया। कहां? गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में चले गया। ठीक है, तो ये कहानी पूरी हो गई। चलिए, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मनियारी नदी, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ 1910 तक की घटनाओं अथवा संस्थाओं को उनके वर्ष के अनुसार सुमेलित करिए। 1910 तक की घटना दी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का एक ब्रह्मास्त्र है, जहां से सेट हो रहा है वहीं से सेट करे, कोई जरूरी नहीं है ऊपर ही फंसे रहे। देखो आपको क्या पता है, मुझे पता है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना हुई थी 1909 में। कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। कहां?
राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजनांदगांव में 1909 में। और मुझे यह पता है मध्य प्रांत का राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1907 में। ये कब हुआ था? आपका 1907 में। ठीक है, ये हुआ था 1907 में। ठीक है, उसके बाद समित्र मंडल की स्थापना कब हुई? समित्र मंडल की स्थापना की है कब? 1906 में। ठीक है, उसके बाद माधवराव सप्रे को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? पत्रिका कारण 1908 में। ठीक है, हिंद केसरी पत्रिका निकाले और वो गिरफ्तार हुए। ठीक है, उसी समय माधवराव सप्रे जी की गिरफ्तारी। तो इसके अनुसार ऑप्शन क्या हुआ? पहले का दूसरा, पहले का दूसरा मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद में पढ़ लेते हैं, है ना। मध्य प्रांत का राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन कब? 1907 में। कहां हुआ? रायपुर में। कहां हुआ? रायपुर में। अध्यक्ष कौन किए? अध्यक्ष थे नारायण राव केलकर। अध्यक्ष कौन थे? नारायण राव केलकर। लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, लिखते जाइएगा अगर आपको जरूरत हो। इस मध्य प्रांत के राजनीतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन 1907 में हुआ। इसकी कहानी आप समझिएगा, 1907 में हुआ। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे नारायण राव केलकर और स्वागता अध्यक्ष थे, स्वागत करने वाले अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। दो अध्यक्ष हो गया। 1907 में क्या हुआ? सूरत, है ना, 1907 में सूरत फूट पड़ी कांग्रेस में। ठीक है, कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया और यहां भी कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का कांग्रेस भी दो भागों में बढ़ गया, गरम दल और नरम दल में, 1907 में। ठीक है, ठीक है, 1907 में दो भागों में बढ़ गया। ठीक, ये हो गया। अब समित्र मंडल की स्थापना कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, है ना। समित्र मंडल की स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने की। कब? आपका 1906 में। क्यों किए थे? स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए। किस लिए? स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में, है ना, स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में। ठीक है, समित्र मंडल की स्थापना 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में। स्वदेशी आंदोलन क्यों चला? बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, उसके बाद सरस्वती पुस्तकालय की 1909 में। क्यों? अपनी स्वतंत्रता के लिए। माधवराव सप्रे को गिरफ्तार किया गया 1908 में। ठीक है, ये पूरी कहानी हो गई। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धुमकुरिया निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? इससे एक क्वेश्चन तो डन है भैया, युवागिरी से। धुमकुरिया किसका युवागिरी है? उरांव जनजाति के युवागिरी को क्या कहते हैं? धुमकुरिया। और मुरिया जनजाति के युवागिरी को क्या बोलते हैं? घोटुल। ठीक है ना। धुमकुरिया, उरांव जनजाति के युवागिरी को धुमकुरिया, मुरिया जनजाति के युवागिरी को घोटुल। कमार क्या है? कमार सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। क्या है? सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली, गोदवाने वाली। और बैगा क्या है? सर्वाधिक गोदना प्रिय। कौन सा? सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। कौन सी? बैगा। ठीक, उरांव का धुमकुरिया युवागिरी है, मुरिया का घोटुल युवागिरी है ना। उरांव लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं, कुरुक बोली बोलते हैं। ठीक है, कमार क्या है? कमार सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति है। बैगा क्या है? सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ठीक है, मुरिया का युवागिरी घोटुल है। युवागिरी क्या होता है? युवागिरी एक संस्था होती है जिसमें समाज के युवा वर्ग को उनकी संस्कृति, उनके कल्चर से परिचित कराया जाता है और सिखाया जाता है। सांस्कृतिक शिक्षा का केंद्र। ठीक है, घोटुल और धुमकुरिया। चलो ऑप्शन हो गया ए। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित मिट्टियों में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक फैली मिट्टी कौन सी है? अब चलिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक फैली गई मिट्टी, सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी,
अभी तक तो हम लाल पीली मिट्टी पढ़ते आ रहे थे सर, इसमें तो लाल पीली का ऑप्शन है ही नहीं, है ना भैया, लाल पीली का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मटासी माटी का तो ऑप्शन है ना। छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी को, लाल पीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? मटासी माटी कहा जाता है, ठीक है। और काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कन्हार माटी या भर्री या रेगूर, कन्हार माटी, भर्री या रेगूर कहा जाता है। भाटा किसको कहा जाता है? लेटराइड मिट्टी को, लेटराइड मिट्टी को। डोरसा किसको कहा जाता है? लाल पीली मिट्टी, है ना, लाल पीली मिट्टी प्लस काली मिट्टी के मिश्रण, लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? डोरसा मिट्टी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है कौन सी? लाल पीली मिट्टी। इसको ये 50 से 55% इलाके में पाई जाती है, इसी को मटासी माटी बोलते हैं। कन्हार माटी किसको बोलते हैं? जो भर्री रहता है, पूरा काली मिट्टी का मैदान जिसमें घास वास पेड़ वेड़ उगे रहते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं कन्हार माटी, काली मिट्टी, भर्री या रेगुर। भाठा मतलब मुरुम वाली जगह, मुरुम वाली जगह जिसपे पेड़ वेड़ नहीं रहते, हल्की फुल्की घास रहती, पूरा मुरुम का समतल मैदान, उसको बोलते हैं भाठा, ठीक है। भाठा में हम लोग क्या करते हैं? क्रिकेट खेलने जाते हैं, मेला मड़ई लगता है भाठा में, है ना। तो वो लेटराइड मिट्टी, ये घर बनाने के लिए बहुत अच्छी होती, क्यों? क्योंकि ठोस होती है। डोरसा मिट्टी किसको बोलते हैं? लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहा जाता है। तो मटासी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिलासपुर में राउत नाचा कब प्रारंभ हुआ? राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर के देवकी नंदन गिरी से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। बहुत फेमस है, बहुत फेमस है ना। कहां का? बिलासपुर का राउत नाचा महोत्सव इस साल 2024 में हुआ है। जो राउत नाचा महोत्सव वो 47वें नंबर का, 47वें नंबर का राउत नाचा महोत्सव हुआ है, ठीक है। जो अभी इस साल हुआ है 2024 में 47वें नंबर का राउत नाचा महोत्सव हुआ है। ये कौन से माह में होता है? कार्तिक माह में होता है ना। कार्तिक माह में दिवाली के समय या फिर दीपावली के समय, दीपावली के समय राउत जाति के लोग क्या करते हैं? सज धज के मड़ई लेके चलते अपने साथ, वो लकड़ी झंडा मड़ई लेके चलते हैं और दोहा पार पार के, दोहा बोल बोल के क्या करते हैं? नाचते हैं। बाजा कौन सा बजता है? गढ़वा बाजा बजता है, ठीक है। बहुत फेमस है राउत नाचा, दिवाली के समय होता है, ठीक। और यही राउत जाति के लोग दिवाली के समय क्या बांधते हैं? पशुओं के गले में सोहई बांधते हैं, पलास से बना हुआ, ठीक है। पलास मोरपंख से बना हुआ सोहई बांधते हैं पशुओं के गले में, मतलब पशुओं को सजाते हैं, माला पहनाते हैं, सोहई, ठीक है। ये भी दिवाली से संबंधित है। और सुआ नृत्य, सुआ नृत्य भी किससे संबंधित है? दिवाली से ही संबंधित है। महिला करती है ये नृत्य टोकरी में धान और दो तोता लेके, दोनों तोता शिव और पार्वती के प्रतीक होते हैं। वो टोकरी के चारों ओर घूम घूम के नृत्य करते हैं। इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ में गौरा नृत्य। गौर नृत्य नहीं, गौरा नृत्य, गौरा नृत्य। और इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ का गरबा, छत्तीसगढ़ का गरबा। हाथ में ताली बजा बजा के नाचते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। तो राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर के देवकी नंदन गिरी में होता है, 1978 से लगातार हो रहा है, कोविड में शायद बंद हुआ होगा। 47वें नंबर का है, कार्तिक माह दिवाली के समय होता है। राउत जाति के लोग दोहा पार पार के नाचते हैं, गढ़वा बाजा बजता है, अपने साथ मड़ई लेके चलते, खूब पगड़ी अगड़ी पहनते, खूब सजे धजे रहते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन से जितना भी इंफॉर्मेशन निकल सकता है मैंने आपको बता रहा है। क्यों? क्योंकि भैया अपने पास इतने क्वेश्चन नहीं है कि पूरा टॉपिक रिवाइज हो, इसीलिए एक क्वेश्चन में जितना ज्यादा रिवीजन हो जाए वो अच्छा है। चलिए, नदी और परियोजना से एक क्वेश्चन 1 लाख रुपए डन है, ठीक है। चलिए मिलाइए, जोड़ी बनाइए, नदी और परियोजना जोड़ी बनाइए। फिर से मेरे को जो पता है मैं वहीं से प्रहार करूंगा, है ना। अब हमको क्या पता है? हमको पता है क्या? अभी अभी पूछा था, संजय गांधी परियोजना, है ना, खूटा घाट खारंग परियोजना, संजय गांधी परियोजना। मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं यही बोलता हूं, पूरा नाम याद करिए, है ना। तो क्या होगा? खूटा घाट, खूटा घाट खारंग, खारंग संजय गांधी परियोजना, ठीक है, संजय गांधी। बांध का नाम खूटा घाट, नदी का नाम खारंग और अपडेटेड नाम संजय गांधी। तो खूटा घाट खारंग संजय गांधी परियोजना, खारंग नदी पर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन सा? खुड़िया मनियारी,
खुड़िया मनियारी राजीव गांधी परियोजना। ठीक है, तो कौन सा राजीव गांधी परियोजना? मनियारी नदी पर, खुड़िया मनियारी राजीव गांधी परियोजना। हमको पता है गरियाबंद में सीकासार में पैरी नदी, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, तो सीकासार परियोजना पैरी नदी पर गरियाबंद में, दुधावा परियोजना महानदी पर धमतरी में। ठीक है, तो ये हो गया, इसका जोड़ी बन गया। अब देखते हैं इसके अनुसार ऑप्शन क्या होगा। इसके अनुसार ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, है ना। पहले का संजय गांधी का खारंग, राजीव गांधी का मनियारी, दुधावा का महानदी, महानदी में कहा? धमतरी में सीकासार परियोजना, पैरी नदी गरियाबंद, खारंग परियोजना बिलासपुर, मनियारी परियोजना मुंगेली। ठीक है, तो ये हो गया, जोड़ी बन गया। अब इसी में अगर आप देखेंगे तो तीन परियोजना कौन कौन सी? केलो, मनियारी और खारंग, खूटा घाट खारंग परियोजना। ये तीनों किसमें शामिल है? ये तीनों शामिल है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। किसमें? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। ठीक है, मनी केला खा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, मनी केला खा, मनियारी, केलो और खारंग। भारत की 99 परियोजना, संपूर्ण भारत से 99 परियोजना को चुना गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 वृहद परियोजना केलो, मनियारी और खारंग सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन डी। पीएससी में पहले बहुत पूछता था ये क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह कितनी यूनिट फ्री दी जाती है? एकल बत्ती कनेक्शन में प्रति माह 30 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। ठीक है, अभी जो भूपेश बघेल सरकार क्या चला रही थी, बिजली बिल हाफ योजना, वो बंद कर दी जाएगी, प्रति यूनिट रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और सरकार अब किसको प्रमोट करेगी? पीएम सूर्य घर योजना को। तो हमको पीएम सूर्य घर योजना भी देख लेंगे थोड़ा सा, अभी बहुत लेटेस्ट चल रहा है, ट्रेंडिंग में है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, है ना। तो इसको भी एक आध दो क्वेश्चन इससे देख लेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 30 यूनिट बिजली फ्री मिलती है। ठीक, एकल बत्ती कनेक्शन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र, देखो उद्योग से भी एक क्वेश्चन आएगा भैया, उद्योग से भी एक क्वेश्चन लगभग डन है। ठीक है, उद्योग से भी एक क्वेश्चन लगभग डन है। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई। बिल्कुल सही में 1965 में हुई है। कहां? जामुल, दुर्ग जिले के जामुल में। नाम क्या है? एसीसी, द एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। अब इसको अडानी ने खरीद लिया है, अब अडानी जी चला रहे हैं, धीरे धीरे पूरा भारत ही खरीद लेंगे वो, है ना। वैगन रिपेयर शॉप का निर्माण 1966 में हुआ। बिल्कुल सही, है ना। वैगन रिपेयर शॉप, वैगन रिपेयर शॉप कहां है जी? रायपुर में। इसी को बोलते हैं WRS, और WRS कॉलोनी भी कहां है? रायपुर में। और वहीं पे क्या है आपका? केंद्रीय विद्यालय है। ठीक है, बहुत फेमस केंद्रीय विद्यालय है। तो वैगन रिपेयर शॉप 1966 में कहा? रायपुर में। जो मालगाड़ी के डब्बे हैं वो हमारे यहाँ रिपेयर होते हैं रायपुर में। और वहीं WRS कॉलोनी भी है। WRS कॉलोनी का दशहरा बहुत फेमस है, मुख्यमंत्री वहां रावण जलाने जाते हैं। ठीक है, NTPC के विद्युत संयंत्र कोरबा और बिलासपुर में है। बिल्कुल कोरबा में है, और कहां है? बिलासपुर सीपत में है। यह भी सही है भैया। अगला, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में हुई। नहीं, इसकी स्थापना हुई है 1965 में। बाल्को की स्थापना कब हुई है? 1965 में हुई है। ठीक है, कोरबा में। और ये बाल्को को पहले फुटका पहाड़ से वो मिलता था बॉक्साइट, अब कहां से? मेन पार्ट से बॉक्साइट लिया जाता है। और ये बाल्को को पानी कौन देता है? हसदो बांगो परियोजना देता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो बाल्को की स्थापना 1965 में हुई है, ये गलत है, ऊपर के 3 सही है। ठीक है, उद्योग से एक क्वेश्चन आएगा। छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग क्या था? BNC मिल था। एकमात्र जूट मिल कहां है? रायगढ़ में है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1 2 3 सही है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। दोस्तों अभी जो आरक्षक का पेपर आप लोगों का होने वाला है, उसके संबंध में हमारी संस्था के द्वारा पूरा क्लास चलाया जा रहा है, कोर्स लॉन्च किया गया है। अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर 8770123687 पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर
प्ले स्टोर से योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपडेट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट करा सकते हो। जो एमसीक्यू हम यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं उसकी प्यूरी थ्योरी क्लास हमारी टीम के द्वारा रिकॉर्ड करके आपके लिए लाई गई है। तो अगर आप भर्ती इस कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती का हम लोग टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किए हैं। टेस्ट सीरीज मात्र 149 रुपए में है। इसमें आपको टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे जिसमें 15 सब्जेक्ट वाइज रहेंगे और 5 मॉडल पेपर रहेंगे जो आपका होगा। आप संस्था के दिए गए नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 वर्ग 2, उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा छत्तीसगढ़ वर्ग 1 वर्ग 2 की भी क्लास आयोजित की जा रही है। अगर आप क्लास के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, हम साथ मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से प्राप्त होता है? ठीक है, अभी बरसात चल रहा है, ये भारत का नीचे प्रायद्वीपीय हिस्सा है ना, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो आपका कॉर्लियोलिस प्रभाव के कारण यहाँ पे क्या चल रहा है, पूरी ये सागर के ऊपर से क्या चल रही है, हवाएं चल रही है, ठीक है, जो नमी लेके जा रही है। तो इधर से जो हवा आएगी, इधर से जो हवा आएगी और यहां से जो इंटर करेगी, इसको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी है। और यहां से जो हवा यहां से इंटर करेगी, इसको बोलेंगे अरब सागर की शाखा। तो हमारा छत्तीसगढ़ यहां पे इस प्रकार से है। तो हमको अधिकांश हवा कहां से मिलेगी? हमको अधिकांश हवा मिलेगी बंगाल की खाड़ी की शाखा से। परंतु छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में, जैसे नारायणपुर क्षेत्र में, इधर पे नारायणपुर है, नारायणपुर क्षेत्र में कहां से भी वर्षा होती है? अरब सागर से भी। इसीलिए नारायणपुर में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और नारायणपुर को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बंगाल की खाड़ी होगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलता है। केवल नारायणपुर में, जहां पे नारायणपुर है, वहां पे अरब सागर से भी थोड़ी सी वर्षा होती है। तो इसी कारण वहां पे बंगाल की खाड़ी की भी वर्षा होती है, अरब सागर की भी ज्यादा पानी गिरता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये करेंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन। लोकसभा में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है ना? राष्ट्रपति शासन लगा है भैया, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। ठीक है, तो अभी मणिपुर में चल रहा है राष्ट्रपति शासन। कहां चल रहा है? मणिपुर में। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगने का रिकॉर्ड मणिपुर के नाम पे ही है। सरकार यहां पे अपना ढिंढोरा पीट रही है और मणिपुर जल रहा है। वहां की कोई रिपोर्ट नहीं आती, कोई अपडेट नहीं आता। ठीक है, सरकार को इस संबंध में संज्ञान लेना चाहिए कि जो 7 सिस्टर हैं वो भी हमारे भाग हैं, उनका भी प्रॉपर आप नरिशिंग करो, केयर करो। ठीक है, तो मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार लगता है कब? जब राज्यपाल केंद्र को क्या करे? पत्र लिखे कि भैया राष्ट्रपति शासन लगा दो। राज्यपाल बोलेगा इस राज्य में इन लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, पत्र लिखेगा केंद्र को, बोलेगा राष्ट्रपति शासन लगा दो। अनुच्छेद 356। एक आएगा अनुच्छेद 365। जब राज्य सरकार केंद्र की बात ना माने या किसी निर्देश का पालन ना करे तो खुद केंद्र सरकार अनुच्छेद 365 के अनुसार क्या लगा देगी? राष्ट्रपति शासन लगेगा। 356 में राज्यपाल का लेटर होना जरूरी है, 365 में राज्यपाल का लेटर होना जरूरी नहीं है। दोनों से राष्ट्रपति शासन लगता है। अभी कहां लगा हुआ है? मणिपुर में लगा हुआ है ना? मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके है लाला जगदलपुरी। कौन है? लाला जगदलपुरी। हल्बी भाषा के बहुत अच्छे कवि हैं ये। अब ये देख लो, मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश, जो नक्सल वाला इलाका है वहां जिंदगी भीख मांग रही है और नक्सलाइट दहाड़ रहे हैं, ये समझो। तो मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश। मिमियाता कौन है जी? बकरी। दहाड़ता कौन है? शेर। तो लाला जगदलपुरी की बस्तर के संबंध में ये थोड़ी क्रांतिकारी टाइप की कविता है। हल्बी भाषा के बहुत जबरदस्त ये
कवि हैं, लाला जगदलपुरी। हल्बी भाषा में पत्र भी निकालते हैं, समाचार पत्र। छत्तीसगढ़ प्रदेश का नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे नवीनतम अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ का कौन सा है? भोरमदेव। और सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे पुराना है सीता नदी। सीता नदी कहां है? धमतरी। भोरमदेव कहां है? कवर्धा में है। सबसे नया पूछेगा तो भोरमदेव, सबसे पुराना पूछेगा तो सीता नदी, धमतरी। ठीक है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य बोलेगा तो तमोर पिंगला, सूरजपुर। सबसे बड़ा अभ्यारण्य बोलेगा तो तमोर पिला। ये क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला। ठीक है। भैरमगढ़ कहां है? बीजापुर। सेमरसोत कहां है? सेमरसोत कहां है भैया? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये हो गया तमोर पिला अभ्यारण्य। ठीक, अब यहां पे देख लेते हैं, यहां पे कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का पांचवा टाइगर रिजर्व किसको बनाया जाएगा? बना नहीं है अभी, बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पांचवा टाइगर रिजर्व किसको बनाया जाएगा? भोरमदेव को। ये अभी बना नहीं है, बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 हैं, है ना। कौन कौन से? इंद्रावती, ठीक है। उसके बाद सीता नदी उदंती, दोनों अभ्यारण्य को मिला के बनाया गया है। उसके बाद कौन सा है? अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व है ये, छत्तीसगढ़ का एकमात्र। उसके बाद चौथा कौन सा बनाया गया? तमोर पिंगला और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को मिलाकर। किसको? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। तो ये 4 हो गए, है ना। इसमें सबसे नया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, 2024 में बना है। और भारत का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व कहां का है? भारत का है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। छत्तीसगढ़ में अभी 4 टाइगर रिजर्व हैं, प्रोजेक्ट टाइगर के संबंध 4 हैं। ठीक है, इंद्रावती, सीता नदी उदयंती, अचानक मार्ग, तमोर पिंगला और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तमोर पिंगला, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, सूरजपुर, कोरिया। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का सबसे नया और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 2800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक, यहां तक हो गया। 56वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है भारत का ये। ठीक है, 5वां किसको बनाएंगे? भोरमदेव को बनाएंगे। प्रदेश का पहला मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट कहां निर्माण कराया गया है? इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल ईंधन के रूप में अभी किसमें प्रयोग किया जाएगा? पेट्रोल के साथ मिलाकर, है ना। कितना मिलाया जाएगा? 20%। आज के पेपर में छपा है इथेनॉल मिलाने से गाड़ी खराब भी हो रही है और एवरेज भी कम हो रहा है। तो प्रदेश का पहला मक्का से बनाएंगे क्या? इथेनॉल। मक्का आधारित इथेनॉल प्लांट है आपका कहां? कोंडागांव में। कहां? कोकोड़ी ग्राम में, कोंडागांव के कोकोड़ी ग्राम में। प्रतिदिन, है ना, 80 किलोलीटर 80 किलोलीटर मतलब 80,000 लीटर। 80,000 लीटर क्या करेंगे? 80,000 लीटर इथेनॉल बनाएंगे। ठीक है, तो मक्का आधारित बोलेगा तो कोंडागांव के कोकोड़ी ग्राम में बनाया जा रहा है। मक्के से क्या? इथेनॉल बनाया जा रहा है। प्रतिदिन कितना उत्पादन होता है? 80 किलोलीटर, मतलब 80,000 लीटर उत्पादन होगा। इथेनॉल का वर्तमान उपयोग क्या कर रहे हैं? पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। ठीक है, अपने यहां मक्का समर्थन मूल्य में कौन खरीदता है? मक्का समर्थन मूल्य में खरीदता है नान को बोलते हैं राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। देखिए, छत्तीसगढ़ में धान के बाद जो खाद्यान्न फसल सर्वाधिक होती है वो है मक्का, और मक्का और धान का हमारे यहां समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाता है। वर्तमान में धान का समर्थन मूल्य कितना है? पहले सा 2300, है ना। इसमें जोड़ेंगे 69, तो अभी कितना है? 2369। किसका? सामान्य धान का। ठीक है, पहले था धान ग्रेड ए का 2320, इसमें जोड़ेंगे 69, तो 2389। ये किसका है? ग्रेड ए का।
धान का समर्थन मूल्य पूछ सकता है। ये है सामान्य धान का समर्थन मूल्य और ये है ग्रेड ए। ग्रेड ए मतलब पतला चावल, ठीक है। पिछले साल 2300 और 2320 था, दोनों में 69 जुड़ गया, है ना। तो सामान्य का 2369 रुपए हो गया और ग्रेड ए का 2389 रुपए हो गया। सर 2389 बोलते हो, जैसे याद हो रहा है वैसे बोल लो, बोलने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट का निर्माण कहां कराया जा रहा है? ये मक्का आधारित था। कहां? कोंडागांव कोकोड़ी में गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट। गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट भारत का पहला पीपीपी मॉडल पर, भारत का पहला कौन से पीपीपी मॉडल पर, है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। कहां पे? कबीरधाम में। कबीरधाम के कौन से सहकारी शक्कर कारखाने में? भोरमदेव शक्कर कारखाने में। शक्कर कारखाने में प्रदेश का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है। क्या? गन्ना आधारित। गन्ना आधारित कहां पे? भोरमदेव में। क्यों? क्योंकि हमारे शुगर मिल कहां है? भोरमदेव में है ना। कबीरधाम में 2 शुगर मिल है, एक है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और एक है सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, ठीक है। तो 2 शक्कर कारखाने हैं, तो किसमें? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में प्रदेश का पहला गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है। यहां भी उत्पादन कितना होगा जी? यहां भी उत्पादन होगा 80 किलो लीटर, मतलब 80,000 लीटर प्रतिदिन उत्पादन होगा, ठीक है। याद रखिए कबीरधाम में 2 शक्कर कारखाना है, एक है सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, ठीक है, कहां? पंडरिया में। और भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कहां है? रामेपुर कवर्धा में। और छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना भी कौन सा है? भोरमदेव शक्कर कारखाना, छत्तीसगढ़ का पहला भी है। हमारे यहां वर्तमान में 4 शक्कर कारखाने हैं, ठीक है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, ये कहां है? दोनों कवर्धा में है। उसके बाद मां दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना कहां है? करकाभाटा बालोद में। और उसके बाद मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना कहां? सूरजपुर केरता में है, ठीक है। जो मक्का इथेनॉल प्लांट है उसका नाम है दंतेश्वरी मैया इथेनॉल प्लांट है, ऐसी कुछ है, उनका भी नाम दंतेश्वरी में ही है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथेनॉल प्लांट। चलो ये क्या है? इंडस्ट्रीज एरिया है और आपका कहां पे स्थित है ये बताना है। तो देखो मेरे घर के पास है बोरई। बोरई है दुर्ग में। बोरई में नवोदय विद्यालय भी है, बहुत फेमस। सबसे विकसित औद्योगिक केंद्र है बोरई का, सबसे विकसित औद्योगिक केंद्र बोरई दुर्ग। सिलतरा कहां है? रायपुर में। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है सिलतरा। सिलतरा जाओगे तो देखोगे बड़े बड़े प्लांट। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र सिलतरा। सिरगिट्टी बिलासपुर में सिरगिट्टी है। लारा और ओपी जिंदल कहां है? रायगढ़ में है, ठीक है। सिरगिट्टी में पूरे कोल्ड ड्रिंक और पूरी शराब का क्या होता है? बॉटलिंग होता है, वहीं पे भराता है बॉटल में, ठीक है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप पीछे पढ़ के देखोगे तो सिरगिट्टी प्लांट में बॉटलिंग होता है अधिकतर, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका जोड़ी बन गया। इस अनुसार आंसर क्या होगा? इसके अनुसार आपका आंसर होगा आंसर डी। क्या होगा? आंसर डी। सिलतरा रायपुर चौथा, हाँ एक ही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। कौन सा स्थल जो चर्चित है कहां है? अब मेरे को पता है कि पहला किसान शॉपिंग मॉल खुला था राजनांदगांव में, मैंने टिक कर दिया। अब मेरे को पता है टमाटर की राजधानी है लुड़ेक जसपुर में, वहां की जलवायु टमाटर उत्पादन के लिए बढ़िया है। अब मेरे को पता है रायपुर लाभांडी में चावल अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। कोसा अनुसंधान केंद्र कहां है? बस्तर में है, ठीक है। उसके बाद एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहां है? जगदलपुर में है, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका चर्चित स्थल, ठीक है। इसके अनुसार ऑप्शन होगा आपका
ए का दूसरा 2 में है, बी का चौथा इसी में है, तो ऑप्शन बी। टमाटर की राजधानी लुड़ेक जसपुर, बहुत टमाटर उत्पादन होता है। चावल अनुसंधान संस्थान लुड़े लाभांडी रायपुर। किसान शॉपिंग मॉल पहला राजनांदगांव। कोषानुसंधान केंद्र बस्तर। अगला क्वेश्चन, भाटो का स्त्रीलिंग शब्द लिखे। अब भाटो मतलब क्या होता है? छत्तीसगढ़ में भाटो मतलब होता है भाटा, नहीं भैया, भाटो मतलब होता है जीजा जी, जीजा जी, जिसके आगे जी जिसके पीछे जी, जीजा जी। तो भाटो का स्त्रीलिंग का शब्द क्या होगा? बहिनी। गलत, यही गलत। भाटो का स्त्रीलिंग शब्द होगा दीदी। क्या बोलते हैं? दीदी भाटो मन आए हैं, है ना। अभी राखी में सबके दीदी भाटो लोग आए होंगे, तो भाटो का स्त्रीलिंग होगा दीदी, जीजा का स्त्रीलिंग होगा बहिनी जीजा, ठीक है। और भाटो और दीदी जोड़ी ऐसे बनती है, भाटो दीदी भाटो, है ना, जीजा बहिनी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया फूफा और फूफू, ठीक है। चलो, तो भाटो का स्त्रीलिंग दीदी होगा। कई लोग क्या होंगे, हड़बड़ी में जैसे ही भाटो देखेंगे जीजा देखेंगे, नीचे देखेंगे नहीं, इसी को टिक कर देंगे और हो जाएगा क्वेश्चन गलत। हो जाता है कई बार ऐसा। तो भैया जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पूरा पढ़ना है अच्छे से। भाटो का स्त्रीलिंग दीदी, दीदी भाटो बोलते हैं ना। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तेल नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? कई बार पूछा है व्यापम में। तेल नदी गरियाबंद, देवभोग गरियाबंद में तेल नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देवपाल नामक मोची किस स्थान से संबंधित है ना। तो ब्रह्मदेव राय, जिनके नाम पर रायपुर का नामकरण हुआ है, ब्रह्मदेव राय जिनके नाम पर रायपुर का नामकरण हुआ है, उसी के समय खल्लारी महासमुंद में, है ना, खल्लारी महासमुंद में 1415 ईस्वी में कौन? देवपाल नामक मोची ने क्या बनाया था? विष्णु मंदिर बनाया था। क्या बनाया था? विष्णु मंदिर बनाया था। किसके शासनकाल में? ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में, ब्रह्मदेव राय। और इन्हीं के राय के नाम पर क्या पड़ा है? रायपुर नाम पड़ा है, ठीक है। तो देवपाल नामक मोची खल्लारी महासमुंद में 1415 ईस्वी में ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। निम्न में से कौन सी बोली बस्तर अंचल की बोली नहीं है? पूछा जाता है। सबसे पहले आपको पता है गोंडी और हल्बी, ये बस्तर में बोला जाता है। भतरी बस्तर में बोला जाता है। पारधी बस्तर में बोला जाता है, ठीक है। कौन सी नहीं बोली जाती? आपकी दोरली, ये दोरली जो बोली है ये सुकमा क्षेत्र में बोली जाती है ना। दोरली बोली कहां बोली जाती है? दोरली बोली बोली जाती है सुकमा क्षेत्र में, ठीक है। सुकमा क्षेत्र में दोरली बोली बोली जाती है, ठीक है। गोंडी, परधी, भतरी, उसके बाद हल्बी, ये सब बस्तर में बोली जाती है, दोरली सुकमा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक। उसके बाद आपका सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा क्षेत्र में सदरी बोली बोली जाती है। क्या? सदरी। और कुरुक, कुरुक कौन बोलते हैं? उरांव। तो उरांव लोग कहां है? जसपुर में है और सरगुजा क्षेत्र में है, इसीलिए सदरी और कुरुक कहां बोली जाती है? सरगुजा क्षेत्र में। हमारे यहां 4 प्रकार की छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ठीक है। हल्बी जो छत्तीसगढ़ी है वो कहां बोली जाती है? नीचे। सरगुजिया कहां बोली जाती है? सरगुजिया छत्तीसगढ़ी ऊपर, है ना। उसके बाद खलहाटी, खलहाटी कहां बोली जाती? पश्चिम में, है ना। उसके बाद लहरिया या लहरी कहां बोली जाती? पूर्व में। कर्मा त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? अब ऑप्शन के अनुसार कर्मा त्योहार तो लगभग बहुत सी जनजातियां मनाती है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन के अनुसार देखोगे तो मुख्य रूप से उरांव और बैगा जनजाति, मुख्य रूप से उरांव और बैगा जनजाति कौन सा त्योहार मनाते हैं? कर्मा त्योहार, ठीक है। उसके बाद उरांव जनजाति और कौन सा त्योहार मनाती है? सरहुल, सरहुल। और सरहुल नृत्य भी करती है। सरहुल नृत्य क्यों करती है? जब साल वृक्ष
फूलता है, चैत्र महीने में साल वृक्ष फूल लगता है, तो इन लोग क्या मनाते हैं? सरहुल त्योहार, और सरहुल नृत्य भी करते हैं। इनकी जो देवी है सरना देवी, सरना देवी है ना, ये कौन से वृक्ष में रहते हैं? ये साल वृक्ष में रहती है। ठीक है, तो उरांव लोग सरहुल त्योहार भी मनाते हैं, सरना देवी की पूजा करते हैं, ये देवी साल वृक्ष में रहती है। उरांव लोग कर्मा त्योहार भी मनाते हैं, बैगा लोग भी कर्मा त्योहार मनाते हैं। ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? तो आपको पता है कि अपने यहां ओझा, कुंजर, बंजारा, देवार है ना, तो यहां ऑप्शन में आएगा देवार। और कौन सा है? ओझा भी है, ओझा, कुंजर, बंजारा, देवार, इन लोग क्या करते हैं? गोदना गोदते हैं, गोदना गोदते हैं। ठीक है, और गोदना गुदवाने वाली, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली अभी बताएं, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली कौन सी है? कमार। और गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बैगा। ठीक है सर, बार बार वही वही पढ़ा रहे हो, जितने बार आएगा उतने बार रिवाइज करेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ में किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है? राजकीय वृक्ष अभी पूछा था। राजकीय वृक्ष क्या है हमारा? साल है ना। साल को क्या बोलते हैं? सोरिया रोबोस्टा, सोरिया रोबोस्टा, ये वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, हमारे यहां साल वन कितने हैं? हमारे यहां कितने प्रतिशत में साल वन है? 40 लगभग 40.56% में साल वन है। ठीक है, और सागौन वन कितने में है? 9.42% पर। सागौन को क्या बोलते हैं? टेक्टोना गांडीस, टेक्टोना गांडीस वैज्ञानिक नाम किसका? सागौन का। ठीक है, हमारे यहां छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? साल, जिसको सरई भी बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबोस्टा, और कितने परसेंट भाग में है? लगभग 40.56% भाग में। हमारे यहाँ सागौन वन भी है, सागौन वन केवल 9.42% भाग में। सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना गांडीस। साल के लिए फेमस क्या है? साल के लिए है आपका केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, केशकाल घाटी, और बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो साल के लिए प्रमुख है केशकाल घाटी। सागौन के लिए कौन सा है? सागौन के लिए जो घाटी है वो है खुरसेल घाटी। कौन सा? खुरसेल घाटी, नारायणपुर में खुरसेल घाटी, यहां सागौन अच्छा है। हमारे यहां जो साल वन है वो हिमालय के तराई में पाए जाने वाले साल वृक्ष है। हमारे यहां जो सागौन वन है वो बर्मा, म्यांमार में पाए जाने वाले सागौन है। ठीक है, चलिए, दोनों क्या है? इमारती लकड़ी है। प्रशासन की आधारभूत इकाई क्या है? प्रशासन की सबसे मेन इकाई है आपका जिला। हर काम कहां होता है? जिले स्तर पर होता है। हर काम कहां होता है? जिले स्तर पर। तो प्रशासन की आधारभूत इकाई जिला। बस्तर और करोद का विवाद छत्तीसगढ़ के किस ब्रिटिश प्रशासक के सामने आया था? तो बस्तर और करोद राज्य में समझौता कौन कराए थे? सैंडिस। हमारे यहां क्या हुए? ब्रिटिश अधीक्षक हुए। ठीक है, सबसे पहले अधीक्षक कौन हुए? एडमंड, है ना। उसके बाद एगेन्यू, एडमंड ने एगेन्यू को सैंडविच खिलाया। फिर क्या होगा? सैंडिस, सैंडविच खिलाया। उसके बाद क्या हुआ? सॉरी, हाँ, एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा। एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा, सैंडविच खिलाया, है ना, सैंडविच खिलाया। उसके बाद वाइन पिलाया, वाइन पिलाया और कायर बनाया। ठीक है, एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा, सैंडविच खिलाया, वाइन पिलाया और कायर बनाया। सबसे पहले ब्रिटिश अधीक्षक एडमंड, उसके बाद एगेन्यू, उसके बाद हंटर, उसके बाद सैंडिस, उसके बाद विल्किंस और उसके बाद काफर्ड। तो यही सैंडिस के शासनकाल में क्या हुआ था? बस्तर और करोद राज्य में विवाद हुआ था, जिनका ये समझौता करवाए थे। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी कैलेंडर चलाया। ठीक है, और कामकाज का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया। अंग्रेजी को इन्होंने ही प्रमोट किया।
किसने? सैंडिस ने। ठीक है, चलिए। एगेन्यू ने क्या किया था? रतनपुर से राजधानी रायपुर स्थानांतरित की थी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान कौन सा है ना? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान है गौरलाटा। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा 1225 मीटर। ठीक है, 1225 मीटर। अभी नंदीराज चोटी को, ऐसा न्यूज़पेपर में छपा था जितना मुझे ध्यान आ रहा है ना, नंदीराज बैलाडीला की पहाड़ी की चोटी नंदीराज चोटी को छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी माना जा रहा है। कुछ दिन पहले पेपर में छपा था, लेकिन हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो बुक में हम पढ़ते हैं गौरलाटा 1225 कहां है? ये समरी पाट में है। समरी पाट में कहां? बलरामपुर में। समरी पाट कहां है? बलरामपुर में। तो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंची चोटी अभी तक कौन सी है? गौरलाटा 1225 कहां? समरी पाट बलरामपुर में। ठीक है, पेपर में छपा था कौन सा? नंदीराज चोटी अभी सबसे बड़ी है, ऊंची है करके। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें अधिक पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सरगुजा में बहती है मांड नदी। मांड नदी, और यहां पे है मांड नदी घाटी। मांड नदी घाटी जो किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। तो मांड नदी घाटी उन्नत किस्म के कोयला के लिए फेमस है। तो कोयला किससे मिलेगा जी? कोयला मिलेगा गोंडवाना चट्टानों से। गोंडवाना चट्टान से कोयला मिलता है ना। धारवाड़ चट्टान से लोहा मिलता है। तो हमारे यहां धारवाड़ चट्टान कहां रहेगा? बस्तर में। छत्तीसगढ़ के नीचे क्या है? लोहा। छत्तीसगढ़ के ऊपर क्या है? कोयला। छत्तीसगढ़ के बीच में क्या है? चूना पत्थर, है ना। तो आपके गोंडवाना में कोयला मिलता है, तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में होगा। धारवाड़ में लोहा मिलता है, तो ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में होगा। कडप्पा सैल समूह से चूना पत्थर मिलता है। क्या मिलता है? चूना पत्थर। तो हमारे यहां चूना पत्थर कहां है? महानदी घाटी में। कहां? महानदी घाटी में, मध्य भाग में। इसीलिए हमारे यहां अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री कहां है? छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में। सबसे ज्यादा बलौदा बाजार में। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में? गोमर्दा अभ्यारण्य अपने सोन कुत्ता, किसके कारण फेमस है? सोन कुत्ता। सोन कुत्ता पाया जाता है यहां पे। और गोमर्दा अभ्यारण्य पहले था कहां? रायगढ़। अब कहां हो गया है? अब हो गया है सारंगगढ़ बिलईगढ़ में। कहां है? सारंगगढ़ बिलईगढ़ नए जिले में। बिलईगढ़ में, सारंगगढ़ बिलईगढ़ में है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। गोमर्दा अभ्यारण्य वर्तमान में सारंगगढ़ बिलईगढ़ में है, सोन कुत्ता के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों में कोरंडम खनिज का भंडार है? हीरा के बाद सर्वाधिक कठोर तत्व, हीरा के बाद सर्वाधिक कठोर तत्व क्या है? कोरंडम है। पूछा जाता है हीरा के बाद सबसे ज्यादा जो कठोर है कोरंडम है। अपने यहां कोरंडम कहां मिलता है? सुकमा और बीजापुर में। हमारे यहां कोरंडम कहां मिलता है? सुकमा और बीजापुर में। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरे का, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है? हीरा चमकता है। ठीक है, कोयला, हीरा और ग्रेफाइट ये किसके अपरूप हैं? कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, और हीरा के बाद सर्वाधिक कठोर तत्व कोरंडम, जो कहां मिलता है? सुकमा और बीजापुर में। चांग देवी का देवालय या चांग देवी का मंदिर कहां है? चांग देवी का मंदिर है कोरिया में। चांग देवी कहां है? कोरिया में। अगला क्वेश्चन, 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बाली पर्व मनाया जाता है हल्बा जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? हल्बा जनजाति द्वारा बाली पर्व मनाया जाता है। 3 माह तक चलने वाला त्योहार। हल्बा जनजाति क्या करती है? चिवड़ा बनाती है, पोहा बनाती है ना। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो
वाहनों में जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है वो है लेड, है ना, लेड, सीसा। ठीक है, पहले क्या होता था, सीसा मिला हुआ पेट्रोल आता था। अब देखना पेट्रोल पंप में लिखा रहता है अनलीटेड पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल। तो वाहनों से निकलने वाले वायु में लेड सबसे ज्यादा रहता था, उसी से क्या होता था, वायु प्रदूषण। ठीक है, मरकरी से कौन सा रोग होता है, मरकरी से होता है मीना माता रोग। और कैडमियम से कौन सा रोग होगा, कैडमिनियम से होगा इटाई रोग। कैडमिनियम से कौन सा रोग होगा, इटाई रोग। ये दोनों रोग कहां फैले थे, जापान में फैले थे। ये पूछा जाता है। मरकरी से कौन सा रोग होता है, मीना माता रोग। और कैडमियम से होता है इटाई रोग। दोनों रोग फैले थे जापान में, है ना। लेड किससे निकलता था, वायु प्रदूषण से, किसमें, वाहनों से। इसीलिए क्या लाया गया, अनलीटेड पेट्रोल लाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन होगा सी। यदि सरपंच अपने, देखो भैया पंचायती राज से तो 1-2 क्वेश्चन डन है। यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा। आपको पता है 3 टाइप के सरपंच होते हैं। एक होता है बहिर्गामी सरपंच, एक होता है बहिर्गामी सरपंच। जो सरपंच लास्ट टेन्योर में सरपंच था, इस साल नहीं है और इस साल वो बाहर चले जाएगा, उसी को बोलेंगे बहिर्गामी सरपंच। ठीक है, उसके बाद होगा अस्थाई सरपंच। पूरे पंचों का चुनाव हो गया और सरपंच का चुनाव नहीं हो पाया है, तो पंच लोग अपने में से एक को क्या चुन लेंगे, अस्थाई सरपंच, जब सरपंच का चुनाव ना हुआ रहो। और एक आएगा स्थानापन्न सरपंच। सरपंच का भी चुनाव हो गया और पंचों का भी चुनाव हो गया, पर किसी कारणवश समय से पहले सरपंच की मृत्यु हो गई या वो त्यागपत्र दे दिया, तब कौन सा सरपंच आएगा, स्थानापन्न सरपंच आएगा। कौन सा, स्थानापन्न सरपंच। यदि सरपंच अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो कौन आएगा, स्थानापन्न सरपंच आएगा। कौन आएगा, स्थानापन्न सरपंच। याद रखिएगा, अगर सरपंच छुट्टी पे गया है और वापस आएगा तो जब तक वो छुट्टी पे गया है तब तक उप सरपंच सरपंच का पदभार संभालेगा। लेकिन सरपंच है ही नहीं, वापस नहीं आएगा, तो उप सरपंच सरपंच नहीं बनेगा। क्या, एक स्थानापन्न सरपंच चुनेंगे जो पंच अपने में से चुनते हैं। मान लो सरपंच चले गया तो जो पंच लोग हैं उन लोग अपने में से एक आदमी को, अपने पंच में से एक आदमी को क्या बना देंगे, सरपंच बना देंगे, उसको बोलेंगे स्थानापन्न सरपंच। अब मान लो सरपंच का चुनाव ही नहीं हुआ है, कोई सरपंच है नहीं, तो पंच लोग अपने में से एक को सरपंच बना देंगे और उसको बोलेंगे अस्थाई सरपंच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति के संबंध में सही कथन चुनिए। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विलियम गॉड ने किया था 1968 में। 1968 में, है ना, यूएनओ के सम्मेलन में किया था। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1968 में किया गया, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे, विलियम गॉड द्वारा किया गया था अपने भाषण में। हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है, नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। तो सभी कथन सत्य है। हरित क्रांति भारत में कब चालू हुआ, हरित क्रांति भारत में चालू हुआ 1965-66 के दशक में। 1965-66 के दशक में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हरित क्रांति आपका प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहां तक बात हो गई। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम एस स्वामीनाथन। कौन, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। ये हमेशा पूछता है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति क्या था, हरित क्रांति के द्वारा हमने कृषि का वैज्ञानिकीकरण किया। कृषि में हमने उन्नत बीज का प्रयोग किया, मशीनों का प्रयोग किया, सिंचाई सुविधा का विस्तार किया और कीटनाशकों और उर्वरकों का प्रयोग किया। जिससे क्या हुआ, जिससे हुआ फसल बहुत ज्यादा
उत्पादन हुआ और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति में कौन सा मेथड अपनाए? हाई यील्ड, है ना, हाई यील्ड मेथड अपनाए। ठीक है, चलिए सी, हमारे यहां श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। भारत में दूध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। उसी दिन वर्गीस कुरियन का जन्मदिन रहता है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिस तरह पास्कल है। ऊर्जा को किससे मापते हैं? ऊर्जा को मापते हैं, ऊर्जा को मापने की इकाई, ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है? जूल। और दबाव को मापने की इकाई क्या है? पास्कल है। पूछा जाता है पास्कल किसकी इकाई है? दबाव को मापने की इकाई है ना? तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को मापने की इकाई क्या है? टेस्ला। और उसके बाद दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। यह भी पूछता है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है ना? प्रकाश एक साल में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसको बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, है ना? लेकिन प्रकाश वर्ष से भी बड़ी दूरी की इकाई क्या है? पारसेक। क्योंकि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष है। मतलब प्रकाश 3 साल में जितना दूरी तय करेगा उतने में एक पारसेक होगा। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक। ठीक है, चलिए यहां आएगा दबाव। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स। वायरस क्या है भाई? वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो दोषपूर्ण है, जो क्या करते हैं? कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। यह पूछा जाता है कि वायरस क्या है? वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होते हैं, पर वो दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, दोषपूर्ण रहते हैं वो। ठीक है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं भैया, ट्रोजन हॉर्स। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आएगा भैया, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर का आएगा। एक कंप्यूटर का बेसिक और एक आपका एमएस ऑफिस का क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है ना? आप अधिकतम जो फोटो खींचते हो मोबाइल से वो जेपीजी फॉर्मेट में रहता है। किसमें? जेपीजी। तो जेपीजी भी इमेज का फॉर्मेट है, टीआईएफ भी इमेज का फॉर्मेट है और पीएनजी भी इमेज का फॉर्मेट है। आईएमजी इमेज का फॉर्मेट नहीं है। अब आईएमजी में आप इमेज देख के लगा दोगे, लेकिन ये गलत है। इमेज का फॉर्मेट कौन सा नहीं है? इमेज का फॉर्मेट आईएमजी नहीं है। ठीक है, फॉर्मेट मतलब जिस एक्सटेंशन के साथ वो फाइल सेव होती है और इसी एक्सटेंशन को पढ़ के सॉफ्टवेयर उस फाइल को खोलता है। अब एक क्या है? फाइल है, इमेज है। अब इसका फॉर्मेट है जेपीजी। जैसे ही इस फाइल को खोलोगे तो कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर खोलेगा? तो ये जेपीजी को पढ़ेगा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, और फिर उसके बाद किसमें? इमेज सॉफ्टवेयर में ये फाइल खुलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? नियम कानून का समूह जो कार्य को संपादित करता है। तो इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है टीसीपी/आईपी, ट्रांसमीटर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी/आईपी। इंटरनेट द्वारा यह प्रोटोकॉल क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। किसके लिए? डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए। अगर आप इंटरनेट के द्वारा कुछ भी भेजते हो तो वो कौन से प्रोटोकॉल से गुजरेगा? टीसीपी/आईपी के द्वारा। ठीक, चलो, भारतीय मुसलमान के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भैया पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था।
चौधरी रहमत अली ने किया था। कब? 1933 में। अपने एक लेख में कहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना। अभी नहीं तो कभी नहीं मतलब हमको एक क्या चाहिए? मुस्लिम राज्य चाहिए, मुस्लिम राज्य चाहिए, देश चाहिए। तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है। पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग 1940 में किसके? मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में की गई। ठीक है। पाकिस्तान की सबसे पहले मांग 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में की गई थी, पर शब्द का सबसे पहला प्रयोग चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया था। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सबसे कम आयु के आदमी जो स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए, है ना, कौन थे भैया? खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस, है ना। 18 साल में आप रील देख रहे हो और ये आदमी 18 साल में शहीद हो चुका था, फांसी पर चढ़ गया था। क्या किया था इसने? इसने किया था, ठीक है, इसने ब्रिटिश जज, कौन? ब्रिटिश जज, ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उनकी गाड़ी में बम फेंका था। ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, फिर इनको जेल ले गए और वहां इनको फांसी दे दी गई, है ना। तो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद खुदीराम बोस 18 साल में शहीद हो गए थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछेगा ही पूछेगा। निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई है? बताइए भाई, कौन सा स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से बना है ना। अभी इससे क्वेश्चन आ रहा है। पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिए। निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई है? ठीक है। आपको पता है ना, राउरकेला किसके बना है? जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट किससे बना है? रूस के सहयोग से। ठीक है। तो ब्रिटेन, ब्रिटेन की तकनीकी से क्या बना है? दुर्गापुर स्टील प्लांट। मैं बता दूं, दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट लगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? पीसी महानलोबिस के मॉडल पर आधारित थी। किसके मॉडल पर? पीसी महानलोबिस। हमेशा पूछता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 प्लांट लगे। भिलाई स्टील प्लांट रूस के तकनीकी सहयोग से, है ना। दुर्गापुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर किसके? ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से। ठीक है। उसके बाद राउरकेला उड़ीसा, राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगा। 3 स्टील प्लांट लगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में। फॉर्मेट था पीसी महानलोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक स्टील प्लांट लगा, क्या? बोकारो स्टील प्लांट। और यह किसके सहयोग से लगा? यह भी रूस के सहयोग से लगा। सर कैसे याद होगा? दोनों बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट, दोनों बीएसपी किसके सहयोग से बने हैं? रूस के सहयोग से। बाकी डीएसपी ब्रिटेन और राउरकेला आरएसपी जर्मनी के सहयोग से बना है। ठीक है। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट। विजयनगर स्टील प्लांट का नाम क्या है? भद्रावती कर्नाटक में है। विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट इसका नाम है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। ये वाला जो इलाका है
ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये ज्वालामुखी के ठंडा होने से जो चट्टान बनी है उससे बना हुआ है। तो ज्वालामुखी से ठंडा होने से जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान, और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से ही क्या बनता है, काला मिट्टी। तो ये सबसे प्राचीन भूभाग है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का बोल रहा हूं, भारत का। और प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है आपका कौन, छत्तीसगढ़। पूछा जाता है छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का। इसको बोलेंगे, ये पूरे इस इलाके को बोलेंगे उत्तर भारत का मैदान। ये नया भूभाग है, क्यों, क्योंकि ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से बना हुआ भूभाग है, तो ये नया भूभाग है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना भूभाग है हमारे यहां। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय पर्वत है फोल्डेड माउंटेन। कौन सा, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, वलित पर्वत बोलते हैं इनको, फोल्डेड माउंटेन है हिमालय पर्वत। ठीक, क्यों, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कब हुई है, ईरा के टरसरी काल में हुई है। जहां पर अभी हिमालय पर्वत है, पहले वहां एक सागर था, टेथिस सागर, है ना, कम गहराई वाला एक सागर था जिसको बोलते हैं टेथिस सागर। तो सर वहां पे सागर था तो पर्वत कैसे आ गया। आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है, अलग अलग प्लेटों में बटी हुई है, और वो प्लेट पानी पर तैर रहे हैं। प्लेट मतलब भूभाग पानी पर तैर रहे हैं, है ना। पृथ्वी हमारे यहां 11 प्लेटों में बटी हुई है, तो अलग अलग प्लेटों में तैर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे टेथिस सागर था। फिर प्लेट टेक्टोनिक विधि से, प्लेट टेक्टोनिक विधि के कारण जब ये दोनों प्लेट टकराए, ये दोनों प्लेट टकराए तो एक प्लेट ऊपर उठने लगा और एक प्लेट नीचे दबने लगा। ठीक है, एक प्लेट ऊपर उठने लगा, एक प्लेट नीचे दबने लगा। अब इस कागज को मैं ऐसे मोड़ूंगा, अब इस कागज को ऐसे मोड़ूंगा तो ये देखो ऊपर उठ रहा है, फोल्ड हो रहा है। तो ऐसे ही सेम जब दो भूभाग टकराए तो हिमालय बढ़ने लगा और फोल्डेड माउंटेन बना। तो हिमालय क्या है, वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन। आप देखना फोल्डेड माउंटेन ऐसे श्रृंखला में रहेगा, है ना। ये पहले सीधा था, टकराने की वजह से ये ऐसे ऐसे मुड़ते गया और पर्वत बनते गया, इसको बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। हिमालय सबसे नवीन पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, इसीलिए उसकी ऊंचाई और बढ़ते जा रही, जैसे जैसे टकरा रहे हैं ऊंचा बढ़ते जा रहा है। तो हिमालय क्या है, फोल्डेड माउंटेन। अवशिष्ट पर्वत कौन है, अरावली। अरावली अवशिष्ट पर्वत है, इसीलिए इसको बोलते हैं सबसे प्राचीन पर्वत। सबसे प्राचीन पर्वत हमेशा पूछेगा राजस्थान में, राजस्थान दिल्ली में। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत। और ये किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, चलो अवशिष्ट पर्वत कैसे होता है, मान लो यहां चीजें जमती गई और वो पर्वत का रूप ले ली, या फिर आजू बाजू का मिट्टी कट गया और ये बीच का भाग बच गया, ये है अवशिष्ट पर्वत। अब ब्लॉक पर्वत भी बता देता हूं। अब दो भूभाग जब टकराएंगे तो फोल्डेड माउंटेन बनेगा, एक भाग ऊपर जाएगा एक भाग नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन जब दो भूभाग आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे, टूटेंगे, जब दो भूभाग आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे, टूटेंगे, तो एक भाग नीचे झुक जाएगा और एक भाग ऊपर उड़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो हमारे यहां ब्लॉक पर्वत कौन सा है, हमारे यहां सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, हमारे यहां सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत, ये कौन से पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत अरावली, वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन हिमालय, ब्लॉक पर्वत सतपुड़ा और विंध्याचल, ये दो भूभाग के टूटने से बने हैं। ठीक है, इन पर्वत के बीच में जो घाटी है, जो रास्ता है, उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, है ना, उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। एक क्वेश्चन आता है, भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो भैया ये दोनों के बीच बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो भ्रंश घाटी में कौन बहती है, नर्मदा और ताप्ती। भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत, जब दो भूभाग दूर जाते टूटते हैं तो जो पर्वत बनता है उसको भ्रंश पर्वत बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत, और उस घाटी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती नदी है।
ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। और यही विंध्याचल पर्वत है जो भारत का सबसे बड़ा जल विभाजक पर्वत है। इसी के कारण उत्तर भारत की नदी उत्तर में बहती है और दक्षिण भारत की दक्षिण में। ठीक है, जो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। देखो भैया, पर्वत का मैं पूरा आपको रिवाइज करवा दिया है ना। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। बिल्कुल सही, मंगल पांडे ने सैन्य विद्रोह के रूप में 1857 की क्रांति की शुरुआत की। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। यह भी सही है, दोनों कथन सही है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, वीर सावरकर कौन आपके? ठीक है, वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का, ये पूछता है, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। हमारे यहां 1857 की क्रांति के पहले शहीद कौन हुए थे? वीर नारायण सिंह। और अंतरिम कौन हुए थे? सुरेंद्र साय। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ए और दो दोनों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? मैं बता दूं दोस्तों, मौलिक अधिकार से 1 से 2 क्वेश्चन 1,00,000% श्योर आएंगे। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आएगा ही आपके पेपर में, है ना, और कोई बढ़िया ही क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता है अनुच्छेद 18 संबंधित है उपाधियों का अंत। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 18 बोलता है कि कोई भी आदमी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता, कोई अपने आप को राजा महाराजा सम्राट नहीं बोल सकता, है ना। अगर आपको उपाधि लेना है तो जो भारत सरकार उपाधि देगी वही आपको मिलेगा। आप विदेशों से या खुद से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकते। प्राचीन जमाने में होता था ना, महाराजा, सम्राट, राजाधिराज, योगीराज, तो अब कोई आदमी कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। और उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 18 में। हमारे यहां केवल 2 उपाधि धारण कर सकते हो, एक सेना से संबंधित उपाधि, और एक शिक्षा से संबंधित उपाधि। अब सेना से संबंधित उपाधि में क्या होता है? मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, ये भी तो उपाधि है। तो सेना से संबंधित उपाधि आप सेना में जाके ले सकते हो। शिक्षा से संबंधित उपाधि, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये तो शिक्षा से संबंधित है, ये भी ले सकते हो। ठीक है, 2 उपाधि ले सकते हो, बाकी कोई उपाधि नहीं ले सकते। अगर आपको विदेशों से कोई उपाधि या कोई गिफ्ट मिलता है तो आप बिना राष्ट्रपति की अनुमति से उसको नहीं ग्रहण कर सकते। तो 18 उपाधियों का अंत, 17 क्या? अस्पृश्यता का अंत। आप किसी से भेदभाव और छुआछूत नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17। बाल श्रम उन्मूलन अनुच्छेद 24। 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और खतरनाक रसायन पर काम नहीं कराना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, ये सब मौलिक अधिकार है। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू रहता है? आपको पता होगा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत या उसके कहीं भाग में लग सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय 2 मौलिक अधिकार कभी खत्म नहीं होंगे। अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। ठीक है, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये 2 मौलिक अधिकार किसी भी समय समाप्त नहीं होते।
बाकी आपका कोई भी मौलिक अधिकार है इन दोनों को छोड़ के, वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। जैसे ही युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो तुरंत कौन सा, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जैसे ही युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगेगा उसमें अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, पर ये दोनों नहीं होंगे। जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति जो जो मौलिक अधिकार को निलंबित करने बोलेगा वही मौलिक अधिकार निलंबित होगा। ठीक है, तो इसमें भी अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 20 है दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि किसी भी आदमी को प्रचलित कानून के अनुसार ही सजा दी जाएगी। ठीक है, अगर वो कानून अब नहीं है तो उसके अनुसार सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, दोहरे दंडादेश का निषेध। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह हो गया अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। अनुच्छेद 21 बोलता है कि आपको आपके प्राण से, आपके शरीर को आपके प्राण से अलग केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किया जाएगा। आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपको फांसी होगी तभी आपको मारेंगे, अन्यथा आपको नहीं मार सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ऐसा मौलिक अधिकार जो सबसे ज्यादा विस्तृत है, इसी के अंदर, है ना, विदेश जाने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, गोपनीयता की स्वतंत्रता, राइट टू प्राइवेसी, सब अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर ही समाहित है। कहीं भी आपको लगता है कि सरकारी नियम या कानून से मेरी जान जा रही है या जा सकती है, तो आप अनुच्छेद 21 के तहत रिट डाल सकते हो कि भैया मेरे ये वाले मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मेरे को सरकार अननेसेसरी नियम कानून से मार रही है। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों कभी निलंबित नहीं होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन 15 क्या है, अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव नहीं करना है। 19 क्या है, वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अनुसार कितने प्रकार की रीट दायर होती है, 5 प्रकार की रीट आप दायर कर सकते हो अनुच्छेद 32 के अनुसार। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा। ये सब मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं देता, कौन भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं देता। अभी मैं आपको 2 टॉपिक बता रहा हूं, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक महाभियोग, एक महाभियोग, और दूसरा क्या, उपराष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या दे दिया है, इस्तीफा, और जज, है ना, हाई कोर्ट के जज कौन, जस्टिस वर्मा पर क्या लग गया है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग वर्ड केवल राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, बाकी के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब देखो, भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का जो अटॉर्नी जनरल होगा वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। ठीक है, और इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। किस आदमी को बनाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है आपके आर वेंकट रमणी, भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को अनुच्छेद 88 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में बैठने का, बोलने का अधिकार होता है, जबकि यह संसद का सदस्य नहीं है। संसद के दोनों सदनों में बैठने का, बोलने का अधिकार होता है, पर मत देने का अधिकार नहीं होता।
राज्यों के राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, राज्यों के राज्यपाल अपना इस्तीफा किसको देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं देते इस्तीफा, राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148, इसी को बोलते हैं सीएजी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको बोलते हैं सार्वजनिक द्रव्य का प्रहरी, वॉचडॉग। ये सरकारी पैसे की रक्षा करता है। यही आदमी घोटाला पकड़ता है जांच करके। ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये त्यागपत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। वर्तमान में अभी कैग कौन है? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति है कैग, 15वें नंबर के कैग हैं। ठीक है। कैग क्या करता है? ऑडिटिंग करता है, लेखाओं की जांच करता है। और रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति वो रिपोर्ट कहां रखाएगा? लोकसभा में। और उसी कैग की रिपोर्ट पर बहस कौन करता है? विपक्ष का नेता, है ना, विपक्ष का नेता, जो किसका सदस्य होता है? लोक लेखा समिति का। और वो सवाल पूछता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ये पैसा कहां गया, और जवाब नहीं दे पाए तो घोटाला। कैग ने बहुत से घोटाले पकड़े हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अटर्नी जनरल भी राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल भी राष्ट्रपति को देगा, कैग भी राष्ट्रपति को देगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? इस बात में एक बार चर्चा हुई कि अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना चाहिए, पर बोले नहीं, लोकसभा अध्यक्ष और सरकार किसके प्रति जिम्मेदार है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। इसीलिए वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे। और उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। अध्यक्ष किसको देगा? उपाध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र कौन नहीं देता? लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का राष्ट्रपति को त्यागपत्र कौन नहीं देता? लोकसभा का अध्यक्ष नहीं देता, ये उपाध्यक्ष को देता है। अगला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? आपको पता है ग्रीनविच रेखा से हमारा टाइम कितना आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है। ग्लोब पर जो खड़ी रेखाएं होती है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और यही देशांतर रेखा क्या बनाती है? टाइम बताती है। तो हम लोग पूर्वी देशांतर में हैं। हमारा मानक समय रेखा क्या है? 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। और ये ग्रीनविच से कितना आगे है? 82.5 आगे है। ठीक है। तो एक देशांतर रेखा से चलने के लिए दूसरे देशांतर रेखा में जाने के लिए कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। ठीक है, 4 मिनट लगता है। तो 82.5 देशांतर जाने में कितना मिनट लगेगा? 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए हमारा समय 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। कहां रहता है? आगे। ठीक है। चलिए, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिकृत किया गया था? आपको पता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? व्यवगत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यवगत नीति लाई कि जिन राजाओं का कोई बेटा नहीं है उनके पूरे साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। उत्तराधिकारी नहीं है तो हम आपका जमीन जायदाद ले लेंगे। लेकिन यही किसने? आपके लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह इनको हटाने के लिए अवध को कुशासन का आरोप लगाकर बोले कि यहां पे सत्ता अच्छे से नहीं चल रही है, नियम कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं, जनता का शोषण हो रहे हैं, कुशासन हो रहा है। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। कहां? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर। यह पूछा जाता है। ठीक है। बाकी सबको किससे मिलाया? बाकी सबको मिलाया आपका हड़प नीति से, लेकिन अवध को कैसे मिलाया? कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वार्नकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ?
आपको पता है वार्नकूलर प्रेस एक्ट, वार्नकूलर प्रेस एक्ट आपका 1878 में पारित हुआ, 1878 में। इस प्रेस एक्ट को क्या कहते हैं? इस प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंगिंग एक्ट। क्या था ये जो प्रेस था, ये जो वार्नकूलर प्रेस अधिनियम था, ये भारतीय भाषाओं के अखबार पर, भारतीय भाषाओं के पत्र पर क्या था? प्रतिबंध था। प्रतिबंध। कैसा प्रतिबंध? अगर भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार कुछ भी आपत्तिजनक वस्तुओं लेख को छापेंगे, भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार कुछ भी आपत्तिजनक लेख को छापेंगे, तो उनके पूरे प्रिंटिंग प्रेस को क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। पूरे प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, उसके संपादक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए कोई बात करेंगे, तो उनके प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं वार्नकूलर प्रेस एक्ट। यह केवल भारतीय भाषाओं के अखबार पर था। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इस वार्नकूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए एक बंगाली समाचार पत्र था जो रातों रात क्या बन गया था? अंग्रेजी समाचार पत्र, और उसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। यह पत्रिका आजादी के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही थी। जब उन्होंने देखा कि वार्नकूलर प्रेस एक्ट आया, और ये कौन से भाषा में छपता था? बंगला भाषा में, है ना, बंगला भाषा में छपता था। संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष, है ना। अब इन लोग ये बंगाली समाचार पत्र छापते थे, इसमें क्रांतिकारी गतिविधियां छापते थे। ठीक है, अब वार्नकूलर प्रेस एक्ट आया जिसमें यह बोला गया कि भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र जो आपत्तिजनक लेख छापेंगे उनको पूरा जब्त कर लिया जाएगा। तो जब्त मत करे करके ये रातों रात बंगला भाषा से किसमें परिवर्तित हो गया था? अंग्रेजी भाषा में। किसमें? अंग्रेजी भाषा में। याद रखिएगा, नाम पूछा जाता है। वार्नकूलर प्रेस एक्ट के कारण कौन सा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छपना चालू हो गया? अमृत बाजार। कौन थे संपादक? शिशिर कुमार घोष। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? है ना, आपको पता है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा हमारे यहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, पर ये 3 राज्यों में नहीं है। ये 3 राज्यों में नहीं है। किसमें? नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्थानीय संस्था है, स्थानीय संस्था विद्यमान है। स्थानीय संस्था है जो पंचायत जैसे कार्य करती है। ठीक है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यहां पे प्राचीन स्थानीय संस्थाएं हैं जो पंचायती राज व्यवस्था जैसे ही काम करती है। तो कहां पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? नागालैंड में। हमारे यहां पहले पंचायती राज व्यवस्था कंपलसरी नहीं था। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में था, जिसमें कहा गया था ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 कहां है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन राज्य सरकार जब उसका मन करेगा तभी करेगी। तो हर जगह पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, है ना। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसको कंपलसरी किया गया और त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाया गया। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत बनाया गया। ठीक है, और कौन सा? 11वां अनुसूची जोड़ी गई और संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची भाग 9। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आज का हमारा पूरा 51 क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज समझ आ रही होगी और आज का भी सीरीज आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। दोस्तों आज से 1 महीना बचा है, हम कोशिश करेंगे 4 से 5 मॉडल पेपर कराएं
और जितने ज्यादा सीरीज हो वो हम करवाएं। ठीक है। अगर दोस्तों आप इस एमसीक्यूज के डिटेल में क्लास चाहते हैं, इस एमसीक्यूज के आप थ्योरी क्लास चाहते हैं, तो आप संस्था के द्वारा जो कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है, आरक्षक भर्ती का टेस्ट सीरीज भी है और आरक्षक भर्ती का कोर्स भी है, तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करके कोर्स के बारे में पता कर सकते हैं और कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है। आपको आरक्षक भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 149 रुपीज में। इस नंबर पर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। 20 टेस्ट है, 15 सब्जेक्ट वाइज, 5 मॉडल पेपर, और अगर आप थ्योरी क्लास चाहते हैं तो भी रिकॉर्डेड अपडेटेड थ्योरी क्लास है, मात्र 779 में आपको मिल जाएगा। आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। बाकी हम YouTube में तो धूम मचाते ही रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप कौन सा टॉपिक थ्योरी में पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। हम वो टॉपिक की एक छोटी सी क्विक रिवीजन वाली थ्योरी क्लास भी लगाएंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक का क्विक रिवीजन चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जिंदा रहे तो जरूर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।